3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। आज ये मैं कह सकती हूँ मुकम्मल तौर पर पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेगी। पाकिस्तान की अवाम तैयार कर बैठे, आजाद अदलिया होगी, आजाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान खान का कि मुझे किसी सूरत में एनआरओ मिल जाए, और पीटीआई के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। आईन कानून बनाना पार्लियामान का काम है और इसी वजह से पार्लियामान की बालादस्ती है। लेकिन क्या इदारे की बालादस्ती के नाम पर कोई भी सियासी जमात कानून साजी में ज़बरदस्ती कर सकती है? मौजूदा हालात में आईनी तरमीम के मामले पर इस तासुर ने एक बार फिर जोर पकड़ा है कि हुकूमत किसी भी तरह से अपनी मनपसंद कानून साजी पर तुली हुई है। भले पहले मरहले में हुकूमत को सुबकी उठानी पड़ी हो, लेकिन हुकूमत पीछे नहीं हटी है। ख़ासतौर पर कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने को इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी जो है वो कहा जा रहा है, और ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत ने जल्द आर्टिकल 63A की रिव्यू पिटिशन की जो सुनवाई है उसके लिए भी तरमीमी ऑर्डिनेंस की मूव जो है वो खेली है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ पीटीआई फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ताकि 12 जुलाई के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम से मामलात में अभाम पर वजाहत मिल सके। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल बार बार उठ रहा है कि सियासी मफादात के लिए कानून साजी करने का इल्ज़ाम जो है वो जो पार्लियामान पे लग रहा है और जो पार्लियामान की क्रेडिबिलिटी है, क्या उस पर एक सवालिया निशान नहीं है? और क्या पार्लियामान की बालादस्ती के नाम पर ज़बरदस्ती की ये रविश सियासी मसाइल के हल की राह में रुकावट नहीं है? प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ये कुछ मौज़ूआत हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मिस्टर शाहिद खाकान अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। भाई साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब ने एक एब्सोल्यूट पोजीशंस जो हैं वो ली हुई हैं और सब कह रहे हैं जी हम अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं हैं, मौक़िफ़ से पीछे जाने को तैयार नहीं हैं। एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एंड समवन हु अंडरस्टैंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सही खड़ा है इस वक्त? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पहले सारे पढ़ लें। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ हर आइनी ओहदेदार अपना आइन का हलफ तोड़ता है, रोज़ तोड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, उन्होंने तशरीह कर दी, गलत की सही की, वो हिस्सा बन गया सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का, तारीख का। उस फैसले को आपने इम्प्लीमेंट करना है, आप उसकी नफ़ी नहीं कर सकते, ये चॉइस आपके पास नहीं है। अब आती है पार्लियामान की बात। पार्लियामान का हक़ है कानून साजी, आइन साजी, तरामीम, लेकिन क्या ये हक जो है ये बग़ैर किसी हद के है? इसमें कोई कदगन नहीं है। फ़र्ज़ करें आज तो बहुत अच्छे लोग हैं, रात के अंधेरे में आईनी तरामीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल कोई एक अच्छे लोग नहीं आते, इतने अच्छे लोग नहीं होते, और वो आपके तमाम जो बुनियादी हकूक़ के आइन से निकाल देते हैं। 2/3 अक्सरियत के पास होती है, आइन से निकाल देते हैं बुनियादी हकूक़। इस दफ़ा भी तो कोशिश की, इस दफ़ा भी कोशिश, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना। तो फिर क्या वो आइनी तरमीम जायज़ होगी? सॉवरेनिटी अनलिमिटेड नहीं है, ये बात, इस बात का एहसास होना चाहिए। उसके अलावा आप सब तजर्बाकार लोग हैं, आप जानते हैं कि मुल्क के मामलात क्या हैं, क्या मुल्क को चाहिए, क्या आज मुल्क को ये तरामीम चाहिए जो आप अवाम को दिखाने के भी काबिल नहीं है। यानी एक हुकूमत है जो रात के अंधेरे में पूरा दिन कोशिश करती रही कि रात के अंधेरे में आइनी तरमीम आज ही पास हो जाए दोनों हाउसेज से। किसी शख्स ने आइनी तरमीम देखने का दावा नहीं किया, अवाम के सामने नहीं आई। तो वो हुकूमत जो एक चोरी करना चाहती है, डाका डालना चाहती है आइन पे, अवाम को दिखाए बगैर, पार्लियामान मेंबरान को दिखाए बगैर आइनी तरामीम करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ उनके अंदर, क्या मकासद हैं? क्या वो आइनी तरामीम इस हुकूमत के टर्म के साथ ख़त्म हो जाएंगी? हमेशा रहेंगी जब तक आप फिर तरमीम नहीं करेंगे। तो बड़ी सोच समझ के तरामीम करती हैं।
जो कुछ मसवदे सामने आए, बहुत से मसवदे मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, 4-5 तमाम गलत हैं। वो बंदियती की बुनियाद पर बने हुए हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि इस मुल्क की जुडिशरी को ख़त्म कर दिया जाए, उसको ताबे कर दिया जाए एग्जीक्यूटिव के। ये कोशिश है। ये कौन से मुल्क में ये निज़ाम चलता है? आपके मुल्क में कौन सा इंसाफ का निज़ाम पहले है कि आप जो मज़ीद मौजूद है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं? अच्छा सर, अब क्योंकि ऑब्वियसली आपने एक तरह से जो है वो अपना बता दिया आपका परसेप्शन क्या है पार्लियामान के हवाले से, जो पार्लियामान करना चाह रही है। देन आपने कहा ये कोर्ट के हवाले से सही है, फैसला गलत है। उस पर भी ज़रा आती हूँ जो 8-5 वाला फैसला है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो इस पे ज़ोर शोर उठ रहा है और कहा जा रहा है कि जी वो रिलीफ दे दी गई जो कि मांगी भी नहीं गई थी। योर थॉट्स ऑन दैट? रिलीफ मांगी नहीं गई थी तो वो आपने मानी है। देखिए, आइन की तशरीह करनी है ना। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो देख लें। वो ये कहते हैं कि जितनी आपकी नशिस्तें हैं जो आपने जीती हैं इलेक्शन में, उतनी ही आपको मिलेंगी, उसके तनासुब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ठीक है। ना एक ज़्यादा मिल सकती है ना एक कम मिल सकती है। अब एक इबाम है, लोग इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुए। पहली बात, आपने उनको इंडिपेंडेंट कैसे किया वो भी, उस पर भी इबाम है। प्री पोल, पोस्ट पोल, वो इंडिपेंडेंट आ गए, इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए। इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो गए तो वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी हमने फलानी जमात ज्वाइन कर ली है। अब वो जमात इलेक्शन नहीं लड़ी थी, पार्लिमानी पार्टी बन गई, वो जमात इलेक्शन नहीं लड़ी थी। अब ये आइन के अंदर हर चीज़ का जवाब मौजूद नहीं होता। आइन प्रिंसिपल्स तय करता है। आइन ने प्रिंसिपल तय कर दी है, जिसके जितनी सीटें हैं इस तरह से उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अब उस जमात को जो नई पार्लिमानी पार्टी बनी, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उसने लिस्ट नहीं जमा कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लिस्ट जमा करा दें, बात ख़त्म हो गई। इसमें कौन सी मुश्किल है आपके लिए? फिर आपकी बंदियती यहाँ से साबित होती है हुकूमत की कि आपने एक कानून पास किया उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी करने के लिए। कानून में खराबियाँ आप देखें, उसका इतलाक माजी से होता है। क्या कैसे ऐसे कानून बन सकते हैं? क्या आप माजी में जाकर ये कह सकते हैं कि जो बात उस वक्त लीगल थी वो आज इलीगल है? जो फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट के सारे ख़त्म हमने कर दिए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें? सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें? ये बड़ा आसान है किसी हुकूमत के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे नफ़ी कर दिया करे। एक कानून बनाएगी, अक्सरियत हमेशा होती है हुकूमत की, वो आइन वो सुप्रीम कोर्ट की नफ़ी कर देगी। बंद कर दें सुप्रीम कोर्ट, मकसद ही ख़त्म हो गया। तो एक बुनियादी तशरीह की है, 8-5 है, जो भी है, ठीक है, उसको आप ले जाएं, रिव्यू में ले जाएं, उस पर बात कर लें। लेकिन मेरी नज़र में वो सारी बात बिल्कुल आइन की रूह के मुताबिक है, उसमें कोई मुझे तजाद नज़र नहीं आता। किसी और से पूछ लें। अच्छा सर, अभी आपने जिस तरह कहा कि आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव के ताबे आ जाए सुप्रीम कोर्ट, ये कोशिश है। अच्छा, ये ज़रा बताइए कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, क्योंकि बार बार ये तवज्जो मिलती है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी तब भी आइनी कोर्ट की बात हुई थी, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। तो वो जो 2006 में हमने एक चीज़ डिसाइड की थी उसी को हम लेके आगे चल रहे हैं। हाउ इज़ दिस डिफरेंट, बिकॉज यू प्रिवी टू ऑल ऑफ दैट? जी, 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। जी, वो कोई कानून नहीं था, आइन की तरमीम नहीं थी, दो जमातों के दरमियान था। उस वक्त मुल्क में एक मार्शाल्लाह की कैफियत थी। उन्होंने कहा हम अपने मामलात को बजाय लड़ने के अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं, ये उसकी रूह थी। ठीक। उसके बाद उन्हीं जमातों ने 18वीं तरमीम की, वो शामिल कर सकते थे, उसमें शामिल कर देते अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात थी। उसके बाद मेरे ख्याल 19वीं तरमीम भी हुई। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये 25वीं तरमीम थी फाटा वाली, वो भी हुई, किसी ने बात नहीं की। So this is an afterthought. पिछले साथ जी, ये आफ्टर थॉट पिछले अभी परसों आया है, एक दिन पहले तरमीम होने से आफ्टर थॉट आ गया। फिर आपने पिछले साल एक कानून पास किया, उसमें लिखा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा जिनको देखेगा। अब एक बदनीयती पर कि आप सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, आप एक नई अदालत बनाकर उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान वहाँ बनाना चाहते हैं, जिसके जज हुकूमत तयन करेगी। उस जज के जो जज होंगे हुकूमत उनका वहाँ पर तैनाती करेगी, उनके चीफ जस्टिस को हुकूमत सेलेक्ट करेगी। अब हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। आप सेनेट में तशरीफ ले जाएं, पाकिस्तान की सेनेट में जाएं। ये सब जो आज जमातें इक़्तिदार में, इन सब ने ये सेनेटर चुने हैं।
तो कल इस मुल्क में जज भी 70 करोड़ रुपया देकर लगेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच चाहिए ना, 70 करोड़ का जज लगाओ, जहां पर सबसे कमजोर, सबसे ताबे चीफ जस्टिस लगाओ पाकिस्तान का। फिर कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की हद खत्म होती है, आईनी जुरिडिक्शन शुरू होती है। जिस मुल्क में भी कॉमन लॉ जुरिडिक्शन है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं है। इसकी एक वजह है। फिर आपने अगर वहाँ पर करना था, आज करना था, अवाम के सामने क्यों नहीं रखा? अवाम के सामने रखे, इस बात को डिबेट हो इस पर 6 महीने से करें ना। डॉक्टर मारिया के प्रोग्राम में लोग आके बात करें कि भाई क्या उसकी फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या होगा उस पर मुल्क पर। और फिर क्या आज मुल्क के मसाइल आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत से जुड़े हुए हैं, इन आईनी तरामीम से जुड़े हुए हैं? मुझे किसी की डिमांड है, मुझे एक डिमांड बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू में हल नहीं कर सक रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुझे इजाफी जज चाहिए, मैं काम नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, उनकी भी गलती है, काम करें। आप काम क्यों नहीं करते? मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, 1/4 जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में हैं वो ख़त्म हो चुकी है, उनकी कोई एडमिसिबल फारिग करें, उनको फारिग करें, ख़त्म करें, काम करें। यहाँ पर आप टीवी लगा कर बैठे हुए हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कभी कमेंट कुछ और देते हैं, फैसले कुछ और लिखते हैं। अवाम भी परेशान है कि यार हो क्या रहा है। बुनियाद का खराबी बुनियादी ये है सिलेक्शन ऑफ जजेस की। अच्छा, I was going to come to this. Selection of judges 18वीं तरमीम में जो इसका तरीकाकार जो है वो तय किया गया था, और उसके बाद फिर आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब स्वंग इनटू एक्शन और सारा जो भी, क्या वो तरीकाकार ठीक था? मुझे अब याद नहीं है कि ओरिजिनल तरीकाकार क्या था। तो एक पार्लिमानी कमीशन बनेगी, एक जुडिशल कमीशन बनेगी, उन्होंने कहा जी पार्लिमानी कमीशन तो आप फारिग करें, हम ही अपना जो है वो सारे फैसले करें। जी ये गलत है। हाँ। दुनिया में कोई जुडिशरी अपने आप को सिलेक्ट नहीं करती, अपने आप को एलिवेट नहीं करती। प्रोसेस होना चाहिए और अपने मुल्क के मखसूस हालात देकर आपको प्रोसेस करना है। दुनिया में इसका एक तरीका है, वो पब्लिक स्क्रूटनी है। जो आदमी जज बनने आए पब्लिकली, उसकी क्रेडेंशियल्स, अमेरिका में महीनों तक बिल्कुल ठीक है उसकी स्क्रूटनी होती है। पार्लिमानी एक कमेटी बैठती है, कमीशन जो भी उसको कहें, वो उससे दुनिया का हर सवाल करते हैं, उसकी काबिलियत के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में, उसके माजी के बारे में, उसकी सोच के बारे में, ये तमाम सवाल, उसकी फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में, ताकि वो आदमी मुकम्मल तौर पर उसका माजी, उसका काबिलियत अवाम के सामने आ जाए और फिर वो आदमी जज बन सके। यहाँ पर अल्लाह माफ़ करे जो ऐसे ऐसे जज बने हैं जिनके बारे में जितना कम कहा जाए बेहतर है। ये बदनसीबी है मुल्क की। और फिर आपकी सोच ये है कि जो आदमी आपको हाई कोर्ट में तंग करे, आपको हर मर्जी के फैसले ना दे, ये हुकूमत करती रही है, उसको अब एलिवेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो ओब्लाइज करे आपको। जी नहीं, ओब्लाइज नहीं, ताकि वहां से उससे जान छूटे। चीफ जस्टिस है, आपकी बात नहीं माना, चलो जी एलिवेट कर दो, नया बंदा बुला लो। ये हमारी हुकूमतों की सोच है, जिसको हम ये कह रहे हैं कि ये जज भी ये लगाएंगे और चीफ जस्टिस भी सिलेक्शन ये करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे जहन में सवाल आता है, हमने पिछले आप 20-25 साल देख लें जो भी, वो या शायद उससे पहले भी, जब भी जो आर्मी चीफ का एक तरीकाकार है अपॉइंटमेंट का, मर्जी के आर्मी चीफ लगाए, लेकिन जब किसी ने आंखें फेरनी होती हैं तो आंखें तो फिर जाती हैं। मुशर्रफ साहब का केस हमारे सामने है, उसके बाद और जो है वो हमारे सामने, और बहुत ज़ियाउल हक साहब का केस हमारे सामने है। सो हैविंग सेड दैट, ये क्या गारंटी है कि आप अपनी मर्जी का लगाएंगे जज तो वो आपके ताबे रहेगा, या ये खाम ख्याली है? इस बात की गारंटी है कि आर्मी चीफ आपका मुलाजिम नहीं होता, अपनी सोच रखता है, अपने इदारे की सोच रखता है। ठीक है, आप जो सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन का ये प्रोसेस बिल्कुल दुरुस्त है। आपको आप किसी से पूछें, वो कहेंगे जी 2 3 स्टार है, हर 3 स्टार चीफ बनने के काबिल है। 3 स्टार को पिछला चीफ बनाता है। माई पॉइंट बीइंग कि इस तरह जो क्रेडिबिलिटी आप समझते हैं कि वो आपके माजरत के साथ वो आपके ताबे आके रहेगा, जो आपकी ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करेगा, ये तवक्को ही गलत है ना। मैं यही बात कर रही हूं। आपको जाती मुलाजिम नहीं है, उसने इदारा चलाना है। तो मैं कह रही हूँ कि यही सोच अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे आप सोच के तो ये जा रहे हैं कि हमारे ताबे होगा और हमारी सोच को जो है वो करेगा, यही आपकी यही सोच है कि हमारे ताबे होगा, हमारी उसके मुताबिक, तो ये आपकी सोच ही गलत है। इसकी बुनियाद पे आप तरमीम कर रहे हैं, तो वो तरमीम भी गलत हो गई। बट इट कैन आल्सो बैकफायर, लाइक जिस तरह अपने लिए। देखिए, बैकफायर की बात नहीं है। आपको कोई हक नहीं है कि आप ये तवक्को रखें कि आपकी मर्जी के फैसले आएंगे। मर्जी कानून के मुताबिक फैसले आएंगे।
ये एक बड़ी खामख्याली है। हाँ, लेकिन जो 70 करोड़ दे के जज बनेगा ना, वो फिर आपके ताबे ही होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे सेनेटर्स हैं। अच्छा सर, इस वक्त जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है वो, और अपोजिशन इस पर बहुत बोल भी रही है और इल्ज़ाम भी लगा रही है कि नाम लिया जा रहा है इस वक्त आम आदमी का, और फ़ायदा जो है वो ख़ास लोगों का जो है वो हो रहा है, और ख़ास लोगों में जो है वो जो लोग मुस्तफ़ीद इससे हो रहे हैं, जिनके नाम गर्दिश कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट फॉर ऑब्वियस रीजंस, जिन लोगों के नाम गर्दिश कर रहे हैं, सर फहरिस्त जो एक नाम है कि जी वो ख़ास बंदे के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, एक बंदे के लिए, फ़र्द वाहिद के लिए। जब लोग बात करें तो फिर आपको बात सुननी पड़ती है। अब मसला ये है, आप इस हुकूमत के तमाम क़वानीन जो बने वो देख लें, इससे पिछली हुकूमत के देख लें, उससे पिछली हुकूमत के देख लें, उससे पिछली हुकूमत के देख लें, जब से 85 के बाद आप सारी कवानीन की फहरिस्त मंगा लें, उन कवानीन में से 90% का सिर्फ एक मकसद है कि जो हमारे मुल्क में ये रूलिंग एलीट है, अशराफिया जिसे हम कहते हैं, उसको मज़ीद ताकत मिल जाए ताकि वो अवाम के मामलात एक तरफ रख कर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सके। हर कानून ये बनाता है कि उनको ताकत मिल जाए ताकि वो अवाम को दबा सकें, जमहूरियत को दबा सकें, मुल्क के अंदर अपना गिरफ्त मजबूत कर सकें। ये बदनसीबी है मुल्क की। मैं यकीन करें, मैं जब ये सारा इसको आदमी रिव्यू करता है तो आदमी सोचता है कि यार कि हम ये क्या करते रहे, हम भी इस गलती में शामिल रहे हैं ना, ये तरामीम गलत हुई हैं, ये कानून गलत बने। बट व्हेन यू वर डूइंग इट, क्या आपको उस वक्त ये लगता था कि आप सही कर रहे हैं, या आपको लगता था कि उस वक्त जब आप हुकूमत में होते हैं तो शायद आप वो बात सोचते नहीं है ना, जब आप बाहर से देखते हैं फिर आपको नज़र आता है। लेकिन इस हद तक फाश किस्म की गलतियाँ माजी में नहीं हुई जो आज हो रही हैं। जिस किस्म के कानून जमहूरी हुकूमतों ने इस किस्म के कानून माजी में नहीं बनाए, गलतियाँ की हैं लेकिन इस किस्म के कानून नहीं बनाए। रोका गया 2/3 एक हुकूमत थी, 2/3 अक्सरियत थी, वहाँ भी कवानीन बनाने की कोशिश को रोका गया, पार्लियामान ने रोका, हुकूमती बेंचेस ने रोका। इस वक्त डिसेंट की जो है वो आपके पास मार्जिन बहुत कम है सर, डिसेंट खत्म हो चुका है। डिसेंट का मार्जिन नहीं है, यहाँ तो तरमीम आ रही है, कैबिनेट ने नहीं देखी हुई, मसवदा किसी के पास नहीं है, वज़रा ने नहीं देखी हुई, मेंबरान ने नहीं देखी हुई, तरमीम पास करने जा रहे हैं। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। और जब हुकूमती कैंप से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हम तो ये आज़म नज़ीर तारर साहब हो गए, उन्होंने तो मजाक में ये बात की थी, उसको हम क्लैरिफाई भी कर चुके हैं। बट अगेन ये काफ़ी सारे जो है वो आपको उनके लोग हैं, जब आप पूछते हैं उनसे, देर क्लूलेस, उनके पास नहीं पता, ना हुकूमत को पता है, ना हुकूमत के जो एलाइज हैं उनको पता है। पिछले हफ्ते जब ये सारा शोर मचा हुआ था, फ्राइडे को टू बी प्रिसाइज, मैंने ख्वाजा आसिफ साहब को अपने प्रोग्राम में लिया और उनसे मैंने पूछा कि क्या आप ये करने जा रहे हैं। सो बिलीव मी, ही वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट एंड ही सेड कि हमारे पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, लोगों ने शादियों पे जाना होता है, इधर उधर लुबे लुबाब ये था कि अभी हमने लोग इकट्ठे किए हैं और अब हम ये करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया? एंड नॉट जस्ट ख्वाजा साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द हुकूमती कैंप। क्या हुकूमती कैंप ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और मौलाना साहब की जो प्रेजेंस है या मौलाना साहब की जो बुर्दबारी है उसको अंडर एस्टिमेट किया? नहीं, क्या करने जा रही थी हुकूमती बेंच? तरमीम पास कराने जा रहे थे, यही वाली जो हमने देखी नहीं है, जो हमने देखी नहीं है, जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखी। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म ने देखी होगी। मेरा सवाल यह कि वज़ीर-ए-आज़म ने देखी थी तरमीम, उन्होंने पढ़ी है, उनको उसके असरात का पता है कि क्या उसका असर होगा मुल्क पर। One that shall not be seen। तो आप क्या पास करने जा रहे हैं कि लोगों ने शादी में जाना, चला आज नहीं तरमीम करके शादी में चले जाते हैं। ये हमारी सोच है कि आज रात को पास करनी है, ये कल हमारी शादी है, चले जी, क्योंकि आज इतवार का दिन है, शादी तो इतवार को ज़्यादा होती है, पीर को तो शादी नहीं है। अब वो नहीं हो सकी तरमीम, क्या पाकिस्तान बंद हो गया? नहीं, बट मेरा पॉइंट ये है, आप ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, कंसेंसस होना चाहिए था और वो एक बड़े कंसेंसस नहीं सर, एक कंसेंसस होना जरूरी नहीं है। आपके पास अददी अक्सरियत भी हो, तरमीम अवाम के सामने रखें, मुल्क में डिबेट हो उस पर। मैं उस पर आगे आ रही थी कि जो चीज़ देखी नहीं है, जिसका पता नहीं है क्या मुसव्वदा है, उस पर किस तरह जो है वो आप ब्लाइंडली कर सकते हैं। बट मेरा और आगे मौलाना साहब को इन्होंने, क्या आप मौलाना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मौलाना साहब को क्या इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया या इन्होंने सोचा कि जो हम कहेंगे he'll just sign on the dotted line? मौलाना साहब वो चीज़ समझते हैं जो हुकूमत नहीं समझती, Which is? कि तारीख क्या कहेगी। तारीख ये कहती कि मौलाना ने तरमीम कर दी। तारीख वो कहते हैं मुझे तारीख माफ में कोई ये ना कहता था कि इसको
पूरी मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया है, पूरी पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, MKM ने सपोर्ट किया है, बाप ने सपोर्ट किया है, इन सब ने सपोर्ट किया। वो कहते हैं मौलाना साहब ने तरमीम कर दी। जिस तरह आज भी डॉक्टर मारिया कहती है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मुस्लिम लीग नून ने की थी, सारी मुस्लिम लीग नून खिलाफ भी वोट देती, एक्सटेंशन हो जाती, लेकिन उनके खाते में पड़ गई है, उसे निकल नहीं सकते। तो मौलाना साहब तारीख को समझते हैं, उनको पता है कि तारीख क्या कहती है। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं बगैर देखे बगैर पढ़े आईनी तरमीम नहीं कर सकता। ये मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ था। अच्छा, एक जो साथ ये भी एक तवज्जो दी जाती है कि चलिए ये तो एक चीज़ है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुकूमत का जो तरीक़ाकार है पड़ी भी नहीं थी। उसके अलावा जो उन्होंने मीडिएटर्स या वो लोग जो मौलाना को मनाने के लिए भेजे थे, जिसमें हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारर साहब हैं, वो सही चॉइस नहीं थे। मौलाना कोई खफा तो नहीं थे ना, मौलाना कोई ज़ाती खफगी नहीं थी, कोई उनकी किसी नाराज़गी, तो अपोजिशन का हिस्सा है, हुकूमत का कोalition का हिस्सा ही नहीं है, तो मनाने की बात नहीं है। मौलाना साहब को आप कायल दलील से कर सकते हैं। दलील आपके पास क्या थी? मुसवदा आप दिखा नहीं सके। आप मुझे कह रहे हैं तरमीम कर दे, छोटी सी बात है, आज रात को तरमीम करने चले जी, सारी तरमीम बोल 28 सफ़े की तरमीम जाके दी गई है लॉयर्स को, ये हम करना चाहते थे, पता नहीं वो भी सही है कि नहीं है। तो ये कौन सी सोच की हामिल हुकूमत है? ये किधर जाना चाहती है, क्या करना चाहती है इस मुल्क के साथ? इसको सोचे जरा। पर सिर्फ हुकूमत है या एलाइज भी हैं? बिकॉज इस वक्त तो मतलब मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जो जिस पे फिर बहुत ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी अब जो है अपनी जस्टिफिकेशंस देती फिर रही है, जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बयान किया कि रात को 12 बजे मुसवदा हमारे पास पहुंचा और तकरीबन 12:30 बजे बिलावल साहब आ गए, और बिलावल साहब को एग्जैक्ट वो जो फंडामेंटल राइट्स वाला बात हो रही है शिक नंबर 8 जो है उस पर हमने कहा बिलावल साहब ये आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपने कर दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा हमारी मजबूरी है। तो कहते हैं हमने आगे से कहा कि आपकी मजबूरी होगी, हमारी कोई मजबूरी। किस बात की मजबूरी है ये बताएं ना। मजबूरी में आप आईनी तरमीम कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स लोगों से ले रहे हैं। आप दुनिया में किसी चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी का इशू डिफाइन कर दिए, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बस बात खत्म हो गई, आपकी फंडामेंटल राइट खत्म हो गई। नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहाँ है हमारे कानून या आईन में? मुझे दिखा दें। हमें 99 में गिरफ्तार किया गया प्यारा साजिश केस में, मियाँ साहब भी थे, शहबाज साहब भी थे। तो अखबार में आया कि नेशनल इंटरेस्ट में उनको गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल के बाद मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए, अखबार में आया नेशनल इंटरेस्ट में मुल्क से बाहर चले गए। 6 महीने बाद मैं और गौस अली शाह साहब कुछ और दोस्त रह गए थे, हमें रिलीज किया गया नेशनल इंटरेस्ट में रिलीज हो गए। ये नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी को जरा डिफाइन कर दें। मैं वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ को नेशनल, कौन सी चीज़ नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आती है, कौन उससे बाहर है, ये कौन डिफाइन करेगा? और आप फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं लोगों से। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ सोचें। आज हमें ये समझ नहीं आ रही कि फंडामेंटल राइट्स, वही आप वाली बात कि अगर आज हम ये तरमीम कर देते हैं और फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं, तो कल हम डिवाइड के इस पार भी हो सकते हैं। हुकूमतें अक्सर अंधी होती हैं, इस बात को नहीं सोचती, इस बात को नहीं सोचती, आज के बारे में सोचती हैं कि आज कानून बना लेते हैं, जलसा ना हो सके। जलसे की टाइमिंग होगी पाकिस्तान में 6 से 9 होगा, 9 बज के 1 मिनट हो गए, 3 से 6 है आज तो, आज जी, तो 3 से 6 का जलसा जी, 3 से 6 और जलसा बैठा हुआ है। एक SHO आके कहेगा जी ये अब अनलॉफुल गैदरिंग हो गई है, ये असेंबली जो है ना लोगों की, ये अनलॉफुल है हो गई है। और वो तमाम जो लोग वहाँ बैठे हैं वो 3 साल की कैद हो सकती है कि अब ये अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बन गए। एक SHO की मार है। तो आज पूरी जुमला बड़ा जो है ना ये वायरल हुआ है, एक SHO की मार है। हमारे वजीरे जो वो हैं इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो बलूचिस्तान की सिचुएशन के बारे में कहते हैं सब एक SHO की मार जी। तो यहाँ पर पूरी जमहूरियत एक SHO की मार है, पूरी जमहूरियत। यानी जलसा करने का हक भी खत्म हो गया है। जलसे के टाइमिंग है भाई, जलसे लेट होते हैं, जलसे देर से होते हैं, रात चलने दें जलसे को। ये एक कमजोरी की निशानी है, ये खौफ है कि अवाम में जमहूरियत ना आ जाए, मुल्क में जमहूरियत ना आ जाए, लोग बात ना कर सकें, बात से रोके लोगों को। ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी सोच है? क्यों आप खौफजदा हैं इन बातों से? आप काम करें, आप हुकूमत में काम करें, काउंटर करें उस बात को। जलसे मत गिने के जलसे में 500 लोग आए, 1000 लोग आए, 20,000 लोग आए, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका काम है काम करना,
आप ये बताएं मुल्क के लिए क्या किया? क्या हुकूमत को ये लगता है कि ये जलसे, अगर जैसे आपने कहा कि अपनी जो है वो लोग अपने जज्बात की जो है वो अक्कासी करेंगे, या मतलब आके अपना जो है वो गुस्सा अगर आके जलसों में निकलता है, तो जितना बड़ा जलसा होगा शायद उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा ऑन द पावर्स दैट बी कि जो इस वक्त एक बड़ी पार्टी का लीडर जो जेल में बंद है उसके साथ कुछ जो है वो बातचीत के सिलसिले जो है वो शुरू हों। क्योंकि माजी में हुकूमत इस वक्त हुकूमत है, माजी में जब अपोजिशन थी तो ये स्ट्रैटेजी वर्क करती रही है। जलसा आज होता है, कल नया दिन होता है। आप जलसा रोकेंगे, मजीद आपकी मुखालफत होगी, मजीद वो जो वेंटिंग है वो नहीं बात करना चाहते हैं वो उसको तकवीयत मिलेगी। ये किसी बात से खौफजदा है। ये अपोजिशन को आप जब भी रोकेंगे आपको नुकसान होगा। मैंने 26 साल अपोजिशन में गुजारे हैं, 26 साल। तो अपोजिशन हमने देखी है। अपोजिशन को बात करने दें। ये इमरान खान साहब का क्या मसला था पिछली असेंबली में? असेंबली के अंदर बात करने की इजाज़त नहीं थी। स्पीकर साहब आज कौमी असेंबली के मेंबर हैं ना, तकलीफ हो रही है ना उनको, आज भी उनको भी बात करने की इजाज़त नहीं है। कल वो रोकते थे। कल इसी जो साबका स्पीकर थे इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिस को डिक्लेयर किया था कि ये पार्लियामान का हिस्सा है, हम वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, पुलिस खड़ी कर दीजिए। आज तकलीफ हो रही है ना। तो ये जो आज असेंबली के अंदर धक्के मार रहे हैं मेंबरान को, कल असेंबली के अंदर से घसीट के लोगों को ले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, आज आप इस बात पे खुश हैं कि हमने कानून बना दिया, पुलिस दाखिल हुई असेंबली के अंदर और वो कहती है कि हमने तमाम लवाजमात पूरे कर लिए कानून के। कंप्लीट वायलेशन है कौमी असेंबली की रूल्स एंड रेगुलेशंस की, और मेंबरान को धक्के मार के भाई 50 फुट पे गेट है, गेट से बाहर निकले आप गिरफ्तार कर ले। लेकिन आधी गाड़ी अंदर है, आधी गाड़ी बाहर है और हमने गिरफ्तार कर ली। अच्छा सर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स में जो है कुछ एवोल्यूशन आए, कुछ बेहतरी आए, लेकिन लगता है कि हम वापस जो है वो शायद जो है वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब जो ऑर्डिनेंस आया है, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला ऑर्डिनेंस है, मतलब इसको मैं नज़रिया ज़रूरत कहूँ, क्योंकि ख़ुद जिस वक्त ये पास करवाया था, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था, तो उस वक्त इस वक्त की गवर्नमेंट क्रेडिट लेते हुए जो नहीं वो करती थी कि हमने देखें ये हमने बड़ा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी है। तो क्या आप समझते हैं ये नज़रिया ज़रूरत है? ऑल ऑफ सडन ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत है? फिर यही कहते थे ऑर्डिनेंस जो है ये जमहूरियत में एक काला धब्बा होता है। नज़रिया ज़रूरत नहीं है, ये खौफ है। जिस हुकूमत के पास मैंडेट ना हो यही हरकतें करेगी, उसको खौफ है अवाम का, डरती है अवाम से। उनको पता है कि हम चोरी शुदा सीटों पे बैठे हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मत ये काम करें, आप मुल्क के काम करें, छोड़ें इन बातों को जिन कामों में आप पड़ गए। क्या वो हासिल क्या करना चाहते हैं कि मुल्क की जुडिशरी ख़त्म हो जाए? आप कब्जा करना चाहते हैं उन सीटों पर जो आपकी नहीं है। भाई आइन की रूह बड़ी वाज़ेह है कि जितनी आपने कौमी असेंबली में सीटें जीती हैं इतनी उसी तनासब से आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, ना एक ज़्यादा मिलेगी ना एक कम मिलेगी। फिर आप क्या चाहते हैं? आप कानून बनाते हैं मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी करने के लिए। अजीब अजीब अब मामलात में पड़े हुए हैं। ये एक सोच है, ये एक मनफी सोच है, ख़राब सोच है, गैर जमहूरी सोच है, गैर पार्लिमानी सोच है। ये आप निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। अब तो मैं कहती हूँ, मुझे बार बार इसका हवाला भी देती हूँ कि जब वो चाइनीज़ मिनिस्टर आए थे और आके उन्होंने जो सबको बिठा के जिस तरह लगता है क्लासरूम में प्रिंसिपल बिठाता है, अब तो ये बात एक जो है ये आपकी मुल्क की जो एक बड़ा इम्पेडिमेंट है आपकी मुल्क की तरक्की में, वो बनता जा रहा है कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए, हम समझते हैं कि हम यहाँ पर जो करेंगे दुनिया देखती नहीं है। दुनिया देख रही है और दुनिया के मुल्क रही है। ये देख रहे हैं कि ये रात के अंधेरे में आईनी तरमीम पास कर रहे हैं एक ही रात में, जो किसी ने देखी नहीं है। आपके ख्याल में कोई आपका इतना तजर्बा है, कभी ऐसा हुआ कि आपसे कुछ कहा गया ये पास हम कराने जा रहे हैं और आपने कभी देखा ना हो? कभी हुआ? मतलब देखिए, मैं 18वीं तरमीम थी, हमने कहा कि पार्लिमानी पार्टी में उसको लाएं, इसको आवाम के सामने रखें, लेकिन वहाँ भी उजरत में तरमीम पास की गई, वो खराबियाँ उसके अंदर रह गई, दुरुस्त हो बहुत बेहतर हो सकती थी। ये आपने पीपल्स पार्टी से कहा या आपने अपनी पार्टी से? अपनी पार्टी से। देखिए, हर जमात के लोग वहाँ मौजूद थे,
तो वो बात उन्हीं तक महदूद रही। उन्होंने फैसला कर लिया, भाई पार्लिमानी पार्टी में तो ले आए ना यार, डिबेट उस पर कर लें, अवाम के सामने रख दें आपने क्या फैसला। तो इसमें सर मेरे ख्याल है सबको ये खुशी बड़ी हो रही थी कि हम अपनी अपनी जो है ना वो हम अपनी फीफडम्स बनाएंगे। यही हुआ ना, यही हुआ जो जिस बात को चाहिए था वो उसने डाल दिया उसमें। तो आखिर में नुकसान तो मुल्क का हुआ ना। अब सारे पछता रहे हैं। बहुत सी अच्छी बातें हैं 18वीं तरमीम की, बहुत अच्छी चीज़ें, लेकिन बहुत सी खराबियाँ भी रह गई। तो आज भी यही कैफियत है। तो आज अगर आप ये रात के अंधेरे में तरामीम करेंगे, मुल्क के आइन को बदलेंगे, तो कल आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा इनका क्या, रात को कल फिर तब्दील कर लेंगे, सारा कुछ ले लेंगे हमसे, कहेंगे जी हमने तो आइन में तरमीम कर दी है। ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कहेंगे ये तो एक आइन बदल रहे, मैं तो एक कानून की मार हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट तो चली जाएगी। पीपल आर नॉट सिक्योर एंड हैप्पी। अच्छा सर, आखिरी चीज़ ये, अब ये जो फॉर वॉट एवर रीज़न जो भी अभी बात आप मौलाना का आपने बताया कि मौलाना ये सोच रहे हैं कि मैंने आगे जाके जो है हिस्ट्री जो है उसमें मुझे माफ़ नहीं किया जाएगा आगे जाके फ्यूचर में। ये जो नाकामी हुई है ये PMLN के कैंप को मौलाना को कन्विंस करने में, अब उन्होंने एक नया मीडिएटर जो है वो सामने खड़ा कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में। इस पर ऑब्वियसली हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ चहमगोइयाँ बहुत होती हैं। चहमगोइयाँ ये भी हो रही हैं कि ये जो है ये मंजर कशी कर रहा है किसी बड़ी तब्दीली की, और बात हो रही है कि शायद PMLN के पास हुकूमत ना रहे अगर बिलावल साहब इस फ्रंट पे डिलीवर करते। फर्क नहीं पड़ता, PMLN कर रही, बिलावल साहब भी वही काम करेंगे, मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बिलावल साहब के, अगर बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में चेंज आ इस सकता है। तरमीम की जो लोगों ने देखी नहीं है, इस मुल्क के अवाम ने नहीं देखी, इसकी वकालत करेंगे, मेरा ख्याल है उनके अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बड़े इफेक्ट होंगे। बट PM हाउस में इससे चेंज आ सकता है इफ ही डिलीवर्स। पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ होती रही है। यहाँ तो इंटरिम गवर्नमेंट 30 से 90 से पता नहीं 200-100 दिन पे चली गई है, हर चीज़ होती है। अब देखिए हमें ना आइन की परवाह है ना कानून की परवाह है, हम हर चीज़ का बहाना ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रहा है, आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। कल एक आदमी को सजाए मौत होगी, कहेगा मैं नहीं मानता, मुल्क का नहीं मानते हम सजाए मौत, फिर आप क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताइए, आप अब एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और अपना व्यू पॉइंट दीजिए, काजी फाइज साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? डू यू सी हिम कंटिन्यूइंग आफ्टर द 25th? बात इससे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काजी साहब का मैं सपोर्टर उनके अमल की वजह से जी, उनके कंडक्ट की वजह से था, आज नहीं हूँ। उनके लिए एक ही रास्ता है, जो उनकी दिन है उस दिन वो अपनी रिटायरमेंट लें और घर जाए। सर ये तो आपने एक बात कर दी, ये मुल्क का कानून है, ये मुल्क का आईन है। सर आपने प्रिंसिपल की बात कर दी। नहीं, प्रिंसिपल की, मैं कानून की बात कर रहा हूं। सर कानून कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सारा प्रिंसिपल्स, मुझे ये बताइए कि आप खुद क्या देख रहे हैं? डू यू सी हिम कंटिन्यूइंग इन सम अदर, मतलब वो जो आईनी कोर्ट बने उसमें कहीं देखते हैं? मैं किसी के लिए बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुल्क का चीफ जस्टिस भी इस मुल्क के आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, वो भी इंतज़ार कर रहा हो कि मुझे कोई आइनी तब्दीली में मुझे कुछ मुफाद मिल जाए, फिर क्या रह जाएगा मुल्क का? कुछ तो असूल की बात करें ना। आज उनका इम्तिहान है, अगर ये तरमीम पास होती है उन पर और ज़्यादा इम्तिहान आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की मेरी नज़र में वो तरमीम जो अवाम ने ना पढ़ी हो, अवाम के सामने ना आई हो, जो बुनियादी हकूक़ की नफ़ी करती हो, उसको स्ट्राइक डाउन करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। मैं इस हद तक जाऊँगा, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज के उनके जो रिमार्क्स आए हैं उसमें उनका माइंड एक तरह से नज़र आ जाता है, जो उन्होंने तो रजिस्ट्रार को सवाल पूछ लिए हैं ना कि जो ये वजाहती फ़ैसला आया है ये कैसे आया, आपने बुलाया नहीं, फरीकैन को नहीं बुलाया, आपने जो है ये कैसे दे दिया, क्यों ये हो गया? तो उससे तो मेरा ख्याल है उनका माइंड जो है वो नज़र आ जाता है। मैं माइंड के बारे में नहीं जानता। एक बिल पास हुआ है, कानून बना है जो उनके फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी करता है, और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा है। क्यों नहीं इसको सस्पेंड करते उस कानून, जो एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है? ठीक, बड़ा सवाल है, और लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू। एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक के बाद लाहौर जलसे में क्या क्या हुआ उस पर डिस्कशन होगी। हमारे साथ उज़मा कारदार साहिबा होंगी और हमारे साथ शोहेब शाहीन साहब होंगे। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर जलसे में पीटीआई ने ज़िली इंतज़ामिया की शराइत पूरी करते हुए जलसा बर वक्त ख़त्म कर दिया। सीएम केपीके समेत पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा जलसे को रौनक बख्शने से कासिर रहे। जलसे की कामयाबी और नाकामी के मुतालिक रवायती बयानबाजी जो है वो भी ज़ोरों पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब के दावे के मुताबिक पीटीआई के जलसे में सिर्फ 3000 लोग ही आ पाए और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि पीटीआई का पंजाब से खात्मा हो गया है। दूसरी तरफ पीटीआई पंजाब हुकूमत पर पकड़ धक्कड़ के इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन फिर भी जलसे की भरपूर कामयाबी का दावा भी कर रही है। ये सब सूरत हाल एक तरफ, लेकिन वज़ीर आला केपीके का बर वक्त जलसा गाह ना पहुँचना क्या किसी हिकमत अमली के तहत था या SOPs की मजबूरियों ने उन्हें जलसे में नहीं पहुँचने दिया? सीएम केपीके जलसा गाह पहुँचे, लेकिन कुछ देर हो गई, बल्कि बहुत देर हो गई, क्योंकि पंजाब की लीडरशिप और अवाम दोनों जो हैं वो घर जा चुके थे। अब वो किसको तकरीर में अल्टीमेटम देते कि वो बानी पीटीआई को कितने दिन में रिहा करवा लेंगे, जैसा कि उन्होंने 8 सितंबर को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। वैसे जलसे के SOPs की मजबूरियों का इतलाक हमाद अजहर पर नहीं हो सका। वो इश्तिहारी भी थे और फिर भी जलसे में तकरीर करके निकल गए, लेकिन पंजाब पुलिस हुकूमती दावों के बावजूद उनको नहीं पकड़ सकी। कुली तौर पर देखा जाए तो पीटीआई और इंतज़ामिया में जो तय हुआ वैसे ही हुआ। तो क्या कहा जा सकता है कि हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत को SOPs की नकेल डालने में कामयाब रही है? इस पर बात करेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उस्मा कारदार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा शुएब साहब से करती हूँ। शुएब साहब, जरा आपको सुनवाती हूँ कि अतातार साहब क्या कह रहे हैं और उस पर फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं, ये लोगों को ढो ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके, तो ये नाकामी दर नाकामी जो है इनके हिस्से में आ रही है। और जितने इन्होंने बड़े बड़े बुलंदोबांद दावे किए थे वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। जी शुएब साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो कहते हैं ना, कोई बंदा मुंह पे झूठ बोले या नहर के पार खड़ा हो गया आपको गाली दे तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकते। तो तारड़ साहब जब भी बोले आप वो क्या कहते हैं, चोर की दाढ़ी न तिनका। भाई इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई। यूनिवर्सिटी देने के बावजूद पूरे लाहौर की तरफ जाने वाले रास्ते ब्लॉक थे। हमें खुद कुछ 10 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, और कई घंटे तो हम रिंग रोड और रास्ते में कभी मोटरसाइकिल कभी किस पे मैं और गौर साहब साथ साथ थे, और किस तरीके से हम वहाँ पहुंचे वो हमें पता है। और उसके बावजूद जिस तरह के लोग थे, जिस तरह चार्ज था मजमा, जिस तरह इमरान खान को जुनून खुल के बोल रहा था, इसके बावजूद के रास्ते ब्लॉक थे, इसके बावजूद के लोग नहीं पहुंच सकते थे, इसके बावजूद के किस कदर दूर दराज एरिया में एक जंगल में इन्होंने ये जगह दी थी, और हजारों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँ कि अभी मैं वापस आ रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, हर दूसरी गाड़ी जो है वो लोग थे जो वहां जलसे में पहुंच ही नहीं पाए। यानी वो मोटरवे के रास्ते से वापस आए, क्योंकि काला शाह काकू का मोटरवे इंटरचेंज भी बंद था। अटक पुल से लेकर आपने रिंग रोड तक सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, और उधर से इर्द गिर्द जो भी रास्ते थे लाहौर के, आप किसी से भी पूछ लें आपको बताएंगे, आपके अपने रिपोर्टर्स बताएंगे सारे रास्ते बंद थे। लेकिन उसके बावजूद लाखों की तादाद का मजमा था। आप विजुअल्स देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंचे भी, हमने तकरीरें भी की, प्रोग्राम भी किए। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको कहें कि आप रास्तों की बंदिशें खत्म करें। मीनारे पाकिस्तान में सिर्फ एक दिन के नोटिस पे हम सेकंड लीडरशिप में, थर्ड लीडरशिप में आते हैं, इमरान खान साहब के बगैर बात कर रहा हूँ, हम जलसा करते हैं, और अपने 2 हफ्ते लगा के आप पूरे सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके आप मीनारे पाकिस्तान में उस तरह के जलसा करके दिखा दें। इनको पता है ये रिजेक्टेड लोग हैं, लोग इनसे शदीद नफरत करते हैं। ये किसी ना मार्केट जा सकते हैं ना किसी मजमे में जा सकते हैं। वो किधर गया? वो जो कबूतर उड़ाने आया था, वो तोते उड़ गए जिनके, आज तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ना वो सामने आते हैं, ना वो प्रेस से खिताब करते हैं, ना किसी के सवाल का जवाब देते हैं। ये इनका लीडर है और ये इनकी कारकर्दगी है, और ये इनका वो फिर आगे बातें करते हैं इनको। अच्छा, लेकिन शुएब साहब एक चीज़ बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ आपकी बात से कि रावी टोल प्लाजा पर भी जो है आपके लोगों को रोका गया, बाबू साबू, काला शाह काकू जो एंट्रेंस पॉइंट्स थे, एंट्री पॉइंट्स थे, लेकिन आप लोग
बैरिस्टर साहब, इवन हमाद अज़हर साहब, आप लोग पहुंच गए। सीएम केपी के ऑब्वियसली पता था आपको कि जो हालात हैं, या उनको पता था जिन हालात में आप जा रहे हैं पंजाब, वहाँ पे कोई बेड ऑफ रोजेज़ या आपका वेलकम तो नहीं होगा। क्या वजह है कि वो इतनी देर से निकले? पता था 6 बजे का जो है ये टाइम था, क्या उनको ये फेस सेविंग तो नहीं चाहिए थी? बिकॉज पिछली दफ़ा जो है वो काफ़ी जो सुबकी हुई, स्पेशली अगले दिन जो 7-8 घंटे वो कहीं गायब रहे, पता भी नहीं चला किधर गए, क्या हुआ। तो क्या उसको अवॉइड करने के लिए, सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए तो नहीं हुआ कि जानबूझकर मतलब 2 बजे वहां से निकले और ऑब्वियसली ही कुड नॉट हैव मेड इट इन टाइम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखें, उनके पास उनके काफिले को सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे में वो पहुंच सकते थे। वो पेशावर से 11 बजे निकल पड़े, लेकिन जिस तरह की रुकावटें थी, एनओसी होने के बावजूद रुकावटें खड़ी करना बेशर्मों का। आई एम नॉट कंडोनिंग इट, आई एम नॉट कंडोनिंग इट एट ऑल। बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। बट मेरा ये था सवाल था, क्या बेहतर ना होता कि अटक से जो है वो निकल पड़ते, एक दिन पहले निकल पड़ते, जिस तरह आज वो चल के पहुंच गए थे, निकल सकते थे। पब्लिक एट लार्ज को साथ लीड करते हुए आप देखे आ रहे हैं। मैं परसों यहाँ वर्कर लॉयर कन्वेंशन में था, मैं यहाँ रुक जाता, लेकिन हमने अपने हल्के के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को साथ काफिले की सूरत में लेके आना होता है। तो लिहाजा हमें वापस उनको लीड सर, वो तो जिस तरह आपका चार्ज ग्रुप्स थे, वो तो साथ मेरा ख्याल है निकल सकते थे, जहां से निकलते वहां से काफिला साथ चल पड़ता। देखिए, बात ये नहीं है कि वो नहीं पहुंच पाए। देखें, इस्लामाबाद में भी तो नहीं पहुंच पाए थे ना, वो देर से पहुंचे, जलसा जारी था और हमने उनका खिताब भी कराया। उसके बाद उन्होंने क्या पर्चे किए हमारे खिलाफ, ये अच्छा मुझे बताएं, डीसी इस्लामाबाद के पास ये क्या अख्तियार है कि जी 6 बजे का टाइम है तो 7 बजे हो गया, 8 बजे हो गया तो कोई क़यामत आ गई? तो हम कल भी अपने प्रोग्राम में हम इस पे डिलिबरेट कर चुके हैं कि जो कमिश्नर की तरफ से आया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जो वो 44 नकात आए हैं, वो लगता नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से आ रहे हैं, वो बड़ा उसमें सियासी आंसर जो है नज़र आता है। लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि उन सब से बचने के लिए, क्योंकि उसमें हर स्टेप पे एक खिलाफ वर्जी थी, 44 खिलाफ वर्जियों से बचने के लिए सीएम केपी ने सोचा कि मैं ना ही पहुँचूँ। जो इस्लामाबाद में उन्होंने पर्चा किया है, उसमें मेरे समेत उसके खिलाफ क्या लिखा है कि अली अमीन ने उसमें गन छीनी डीएसपी से, उसकी कनपट्टी पे रख दी। मैंने पिस्तौल छीना उसके पेट। आज उन्होंने कनपट्टी पे नहीं रखी, आज उन्होंने AK-47 से गाड़ियों के शीशे जरूर तोड़े सर। ना उस वक्त कनपट्टी में रखी थी, ना आज रखी है। आज तोड़े जरूर, शीशे जरूर तोड़े। 2 नंबरों ने चूंकि हमेशा गलत मिसयूज ऑफ लॉ करना है, इन्होंने कानून को अपनी बांदी बना लिया है, क्योंकि जमहूरियत तो ये साहब आज की विजुअल्स देखे आपने, कनपट्टी पे बिल्कुल नहीं रखे। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया, बड़ी मजाहिया किस्म की कॉमेडी फिल्म लगती है। बट आज की विजुअल्स आपने, और हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त, वो गालिबन आपने देखे होंगे AK-47 से गंडापुर साहब बिल्कुल लग रहा है मौला जाट अंदाज में जो शीशे तोड़ रहे हैं गाड़ियों के, उसको भी कंडोन नहीं किया जा सकता। देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है कि आप किसी भी मुअज़्ज़ज़ शहरी के रास्ते में रुकावटें डालें। ये फैजाबाद धरना जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, काजी फायज ईसा का फैसला है। अब मुझे बता दें, आपने एनओसी देने के बावजूद तमाम लाहौर के रास्ते ये उस्मा साहिबा से पूछते हैं, जरा उस्मा साहिबा से पूछते हैं, ये जरा उस्मा साहिबा से पूछते हैं। उस्मा साहिबा आगे नहीं होगा। उस्मा साहिबा, अगेन जो सीएम केपी ने किया उसको मेरा नहीं ख्याल हम इंडोर्स किसी भी सूरत जो है वो कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, शहर के अंदर हमने जब अपने रिपोर्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जगह जगह चेक पोस्ट हैं, बट इस तरह कोई रुकावटें नहीं हैं, मतलब कंटेनर्स नहीं हैं। क्या वजह है कि टोल प्लाजा जो है रावी का हो, उसके बाद कालाशाह काकू का हो, वहाँ पे जो है वहाँ पे रुकावटें भी क्रिएट की गई, बाबू साबू हो, इनको ब्लॉक भी किया गया, रुकावटें भी क्रिएट की गई। आप आने देते हैं उनको, फिर शायद ये 100 बंदा ना ला सकते बकौल आपके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, इनका रोना धोना तो बिल्कुल समझ में आता है। ये आज टोटली वाइप आउट हो गए हैं। पंजाब के लोगों ने इनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा कर दी हैं और इनको हर तरीके से रद्द कर दिया है। इनसे बड़ी एक गलती हो गई। इनको चाहिए था कि ये अपनी रीत रवायत कायम रखते हुए ये जलसा मौखर कर देते, क्योंकि फिर इनको इतनी शर्मिंदगी और खफगी का सामना ना करना पड़ता, क्योंकि कोई लाहौर से तो कोई बंदा निकला ही नहीं इनके लिए। और पंजाब के भी जितने लोग, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने जनाब लोगों को कहा था, आपने कोई बंदा नहीं निकला इनके लिए। रह गया केपी।
केपी की सारी सरकारी चीजें जो थी वो गंडापुर साहब, और गंडापुर रह गए गंडापुर साहब। तो अगर वो शायद शहद की बोतल ना इस्तेमाल में लाते तो सुबह वक्त से निकल जाते, लेकिन उन्होंने तो गजब खुदा का अटक जो था उसका जो क्रॉस किया तो उस वक्त 3 बज रहे थे। तो डॉक्टर मारिया, क्या वहां से लाहौर आप पहुंच सकते हैं 6 बजे तक? तो ये तो इन्होंने जानबूझ के किया है, क्योंकि उनको पता था कि वो तो चले जा मैं तो कहती हूँ मैं भी वही सवाल पूछ रही हूँ जो आप पूछ रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, आप लोगों ने रावी पे क्यों इम्पेडिमेंट, बाबू साबू, काला शाह काकू, क्या वजह है यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स क्यों थी? मारिया, डॉक्टर मारिया, सारी जगह मैं खुद घूम फिरी के रात को कंटेनर्स कुछ आए थे लेकिन बिल्कुल रास्ता बंद नहीं किया गया, और आज तो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुली इनको छुट्टी दे दी। मैं आपको रावी की विजुअल्स भेज दूंगी, मैं रावी की विजुअल्स भेज दूंगी। तो आज सारी हर जगह ट्रैफिक रवा दवा थी, कोई सड़क ब्लॉक नहीं थी, कहीं पे ट्रैफिक नहीं रुकी। मैंने खुद देखा, हत्ता कि मेट्रो भी रवा दवा वो भी चल रही थी। मैं आपको रावी के जो विजुअल्स हैं वो भेज दूंगी। हर जगह काला शाह काकू के विजुअल्स भेज दूंगी। शोएब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? शोएब साहब क्या कहना चाह रहे हैं? देखें, आप पूरे लाहौर के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट आप अपने रिपोर्टर्स की रिपोर्ट आप उठा लें, खुदा के लिए मुंह पे तो झूठ ना बोले, सारे बंद थे। वापसी के रास्ते भी हमारे बंद थे, 2-2 घंटे हम फंसे रहे। यानी जो वापस जाने के रास्ते थे वो भी बंद किए हुए थे, जाने के रास्ते तो बंद थे ही थे। इवन जीटी रोड का रास्ता, रिंग रोड का रास्ता, सारे के सारे बंद थे। और काम जंगलों से पता नहीं घूम घाम के कहाँ कैसे पहुंचे। यार खुदा के लिए झूठ तो ना बोले। ठीक है, आपने बंद किया, जैसे भी किया, कुछ किया। देखें, आपको कुछ जमहूरी रिवायात का जरा सा भी पास होता, आपने जंगल में हमें फेंका, कोई बात नहीं। आप कम से कम वो रास्तों की बंदिश, जिस तरह इस्लामाबाद के तमाम रास्ते आपने बंद किए, फिर भी कामयाब जलसा रहा। आज भी लाखों का जलसा था, विजुअल्स आप उठा के देख लें। और जितना चार्ज क्राउड था, मैं ये समझता हूँ कि ये वो जुनून था इमरान खान की मोहब्बत में लोग निकले। वो भूखे प्यासे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल के लोग आए। यार खुदा के लिए आपने जो करना है करें, लेकिन वो झूठ ना बोले जो सारी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और आप कह रहे हो कि बंद नहीं था, और फिर क्यों नहीं आपने मजमे को जाने दिया? सारा यानी सुबह हम पहुंचे कि जी चक्री से आगे ब्लॉक कर दिया उन्होंने। हम फिर उस पे गए दूसरे नेशनल हाईवे पे, जीटी रोड पे, और वहां से हम जाके जैसे तैसे करके हम वहां पहुंचे। सारी दुनिया ने वो वीडियोस बनाई है, सारा कुछ वहां मौजूद है। वो उनकी बहन अलीमा बाजी, इमरान खान साहब की बहन, वो कुछ 4-5 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंची है, और बाकी लोग इस तरह पहुंचे। बात यह है कि ठीक है, जो आपने किया वो आपका कंडक्ट है, हम नहीं जाना चाहते, लेकिन कम से कम यहाँ बैठ के पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने, आप मीडिया के सामने, जिसके पास तमाम विजुअल्स मौजूद है, और आप यानी आने का, चलो जाने का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया, वापस आने का रास्ता क्यों बंद कर दिया? वो भी सारे बंद। 2-2 घंटे हम फंसे रहे, और अभी आकर के हम निकले हैं वहां से। बात यह है कि आपको अगर जमहूरी रिवायात का एहसास हो और उसका पास हो, तो आप इस तरह बेशर्मों की तरह ये जो मैनेजमेंट कर रही है ये ना करती। ये सारा कुछ वो है कि आपको डर है, आपको खौफ है कि लोग आपसे नफरत करते हैं, और उस नफरत का इजहार यूं करेंगे कि लोग जलसों में पहुंचेंगे, जौक दर जौक पहुंचेंगे, और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही जमहूरी हैं, आए थे ना आप इमरान खान के जमाने में, आप रेड जोन तक आए, और आपको उठा करके जो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, आपने तो गरीबों को ही मुका दिया। आप आए थे ना, कितनी आपके खिलाफ FIR कटी थी या इस्लामाबाद में रुकावट बनी थी। बिलावल भी आया, मौलाना फजल रहमान भी आए, सभी आए, और हम इस्लामाबाद में करें 6 महीने लग गए हमें जलसे की NOC लेते रहते। और यहाँ NOC जिस तरह दिया है रात की तारीख में, और उसके बाद जिस तरह की ये बंदिशें, और आज तक मुझे बता दें कि किसी को 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का टाइम। अच्छा, वैसे उस्मा साहिबा, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये 3 से 6, और हमें पता है कि इस वक्त जो है वो गर्मी कितनी सख्त है। ये कौन सा जलसा होता है जो 3 बजे शुरू होता है और 6 बजे खत्म हो जाता है, स्पेशली गर्मियों में? ये इतनी स्ट्रिंजेंट, तो पहले तो 2 से 5 था, फिर थोड़ा सा इंतजामिया को रहम आया, उन्होंने कहा 3 से 6 कर दें। ये क्या टाइमिंग्स है? करने दें, मतलब डेमोक्रेटिक राइट है उनका। तो
मारिया, डॉक्टर मारिया, तो फिर इनको चाहिए था ये ना एक्सेप्ट करते, ये कहते जी हम नहीं करते जलसा। अब आप देखें वहाँ से जो इनके मौला जट हैं वो तो वहाँ से क्रेने लेके चले, तो वो क्रेने किस दिन काम आनी थी, क्रेने इस्तेमाल करते। और अब तो हाल तो ये है इन बेचारों का कि ये शर्मिंदगी के लिए था ना, पता है आपको, जो सोशल मीडिया पे नहीं डॉक्टर मारिया, जो सोशल मीडिया पे ये अपने आप को बड़ा फनकार करके और बड़ा कहते थे जी बड़ा जबरदस्त जलसा, अब तो सोशल मीडिया पे भी नजर आ गया कि इनके पास तो 2.5 बंदा भी नहीं था। वहां से पंजाब ये तो अब आप गलत कह रही हैं, ना लाखों का मजमा था और ना 3000 थे, मतलब देयर हैज टू बी मिडिल ग्राउंड, ये भी आप गलत कह रही हैं। ये देखें ये आपके सामने खाली जगह बीच में पड़ी है, बमुश्किल 1000 बंदा भी नहीं होगा। क्या पूरे केपी में सिर्फ 1000 बंदा रहता है? तो डॉक्टर मारिया इनकी तो टांगे कांप रही हैं, ये बार बार टारगेट कर रहे हैं नवाज शरीफ वो लीडर है जिसकी इस वक्त हुकूमत सेंटर में भी है और पंजाब में भी है, और वो उसका नाम लेते हुए ये इनको समझ नहीं आती कि ये किधर जाके पानी चुल्लू भर में डूब मरे, और ये बात करते फलाना उन्होंने उड़ाया किया, इनको समझ नहीं आती है कि इनको पंजाब के लोगों ने खत्म कर दिया है, इनका खत्म शुद्ध हो चुका है, इनकी पंजाब में सियासत दफन हो चुकी है। ये जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी पीटे, इनके पंजाब के लोगों ने सीएम मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस के बाद इनको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो बुजदार ने पंजाब का हाल किया था वो सारा आके ठीक मरियम नवाज साहिबा ने किया है। सुबह से लेकर रात तक वो जुती रहती। आपको पता है कि इनके जो हमारे जो अस्पताल है उनमें केपी के मरीज आते हैं, बच्चों का जो इलाज कर रहे हैं, जो खास मरियम नवाज साहिबा ने जो उनका अभी स्पेशल बच्चों वो उसमें से 4 केपी के बच्चे हैं। उनसे पूछा कि आप वहां क्यों नहीं इलाज करते, वो कहते हैं जी हमारे पास वहां पे कोई इस तरह का अस्पताल ही नहीं है। तो ये गड्ढापुर से कहे ना कि वहां के लोगों को उनके सारे जो टैक्स पेयर के पैसे थे यहाँ पे लाके वो क्या कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, अपने सूबे के लोगों को पहले क्यों नहीं पूछते? जैसे मरियम नवाज वो तो हमें मेरा ख्याल है नजर आ गया, वो जो क्रेनें साथ ले जाई जा रही थी वो दिखाने के लिए ज्यादा थी ताकि अपनी जो है वो फेस सेविंग हो सके। सवालिया निशान रहेगा। ऑब्वियसली हुकूमत जो दावे कर रही है कि 3000 बंदा था, ये भी नहीं है, और जिस तरह का पीटीआई कह रही है कि लाखों का मजमा था, खैर वो भी नहीं है। पर द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर हुकूमत को कोई खौफ नहीं है, हुकूमत को कोई डर नहीं है, तो फिर ये जो बंदिशें क्रिएट करती है हुकूमत, ये क्यों करती है? दूध का दूध पानी का पानी होने दें, करने दें उनको अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। उज़मा साहिब आपका बहुत शुक्रिया, और शुएब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।